गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम राधा कमल मुखर्जी की जो अगला कॉन्सेप्ट है सामाजिक पारिस्थितिकी यानी कि सोशल इकोलॉजी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो राधा कमल जो मुखर्जी हैं उनकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी, जिसका इनका विस्तृत उल्लेख है राधा कमल मुखर्जी ने इसका विस्तृत उल्लेख उन्होंने सन 1945 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सोशल इकोलॉजी में किया है। अपनी पुस्तक के आरंभ में मुखर्जी ने लिखा कि मानव पारिस्थितिकी एक नया विज्ञान है जिसे आज सामाजिक नियमों सामाजिक विज्ञानों में महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। वास्तव में पारिस्थितिकी संबंध मूल रूप से वनस्पति विज्ञान से है और साथ ही इसका संबंध जीव विज्ञान से है। मुखर्जी कहते हैं कि जिस तरह विभिन्न पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की एक विशेष परिस्थिति का उनके विकास की प्रक्रिया से घनिष्ठ संबंध है, उसी प्रकार मानव का विकास भी एक बड़ी सीमा तक उसके चारों ओर की पारिस्थितिकी अवधारणा की दशाओं पर निर्भर करता है। मुखर्जी ने इकोलॉजी को और अधिक स्पष्ट करने के लिए इसे दो मुख्य भागों में विभाजित किया। पहला है मानव पारिस्थितिकी यानी कि ह्यूमन इकोलॉजी। सेकेंड है सामाजिक पारिस्थितिकी यानी कि सोशल इकोलॉजी। अब हम पहले बात कर लेते हैं कि मानव पारिस्थितिकी क्या होता है यानी कि ह्यूमन इकोलॉजी क्या होती है। डॉक्टर मुखर्जी ने यह स्पष्ट किया कि मानव के पर्यावरण जीव रचना संबंधी विशेषताओं तथा विभिन्न प्रकारों के बीच पाए जाने वाले संतुलन की समन्वयात्मक आधार पर अध्ययन किया जाता है। मुखर्जी ने लिखा कि मानव पारिस्थितिकी की सामान्य पारिस्थितिकी की वह शाखा है जो क्षेत्रीय संतुलन, विभिन्न क्षेत्रीय प्रशासन के आधारभूत सिद्धांतों से परिचित कराती है। अर्थात मानव पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम किसी समुदाय के संपूर्ण पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी संबंधी विचारों के आधार पर ही डॉक्टर मुखर्जी विकास के संदर्भों को परिभाषित करते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक वृद्धि तथा पारिस्थितिकी के बीच संतुलन होना चाहिए। मुखर्जी कहते हैं जो नगरीय विकास पढ़ते हैं हम, जो नगरीय विकास की बात करते आए हैं हम, वो नगरीय जो विकास हो रहा है वो गांव की कीमत पर नहीं होना चाहिए। मुखर्जी इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि ज़्यादा चराई, झाड़ियों और पेड़ों का अंधाधुंध विनाश, खेती करने की गलत तरीके सारे क्षेत्र में पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो पौधे हैं, जो जड़ों की मिट्टी है, उनका विनाश हो जाता है। भूमिगत जो जल होते हैं उसके दोहन से भूमिगत जल में कमी आ जाती है। जल वृष्टि में कमी होती है, जल वृष्टि मीन्स वर्षा में कमी आती है। मरुभूमि का विकास हो जाता है, नदी का सूखना प्रारंभ हो जाता है, वायु द्वारा जो भूमि का कटाव है वो भी प्रारंभ होता है। ये सभी प्रभाव किसी न किसी तरह से जो कृषि विकास है वहाँ पर बाधा डालते हैं और कृषि का ह्रास भी जो उपर्युक्त कारण हैं इन्हीं कारणों से होता है। इसके बाद राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक पारिस्थितिकी के बारे में चर्चा की है। सामाजिक पारिस्थितिकी डॉक्टर मुखर्जी ने सामाजिक पारिस्थितिकी संबंधी विचार अपनी पुस्तक सोशल इकोलॉजी में
प्रस्तुत की है। डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणा मानव पारिस्थितिकी से भिन्न है। मानव पारिस्थितिकी में हम जहाँ मुख्य रूप से किसी समूह के जीवन पर भौगोलिक दशाओं के प्रभावों को अध्ययन करते हैं, वहीं सामाजिक पारिस्थितिकी का संबंध उन प्रक्रियाओं से है जिनके अनुसार मनुष्य अपनी सामाजिक संरचना और विभिन्न संस्थाओं से अनुकूलन स्थापित करता है। सामाजिक पारिस्थितिकी को परिभाषित करते हुए मुखर्जी लिखते हैं कि सामाजिक पारिस्थितिकी वह अध्ययन है जिसमें स्थान, व्यवसाय, समय के अनुसार संबंध स्थापित करने वाले व्यक्ति और समूह एक दूसरे से सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष तथा समायोजन के रूप में अंतर्क्रिया करते हैं। सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणा की ओर स्पष्ट करते मुखर्जी इससे संबंधित कुछ तत्वों की चर्चा करते हैं। हमने देखा ना कि यहाँ पे थोड़ा मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि जो सोशल इकोलॉजी है उसमें हम क्या करते हैं, किसी जो स्थान है वहाँ पर हम जो सामाजिक परिस्थिति में क्या अध्ययन करेंगे, जो वहाँ का स्थान है वहाँ का स्थान कैसा है, भौगोलिक रूप से क्या है, वहाँ का व्यवसाय क्या लोगों का है और समय के अनुसार उन्होंने संबंध कैसे स्थापित किए हैं। यानी कि जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है उनके संबंधों में क्या परिवर्तन आया है इसके बारे में, और व्यक्ति और समूह, जो भी समूह में हम रहते हैं वहाँ व्यक्ति उन संस्थाओं, उन समूहों के साथ किस प्रकार का सहयोग कर रहे हैं और वहाँ पर किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा है, संघर्ष किस प्रकार का है आपस में, और वो लोग समायोजन एक दूसरे से किस प्रकार कर रहे हैं, इस बात का हम अध्ययन यहाँ पर करते हैं। इससे संबंधित साधर कमल मुखर्जी ने इसके अंतर्गत कुछ तत्वों की भी चर्चा की है। जान लेते हैं ये तत्व क्या है। पहला इसमें तत्व आता है क्षेत्र। मुखर्जी कहते हैं कि क्षेत्र विशेष के परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों का संग्रह होने के साथ ही एक सांस्कृतिक व्यवस्था भी होती है। अर्थात जो ये यहाँ रहते हैं, जो भी क्षेत्र में हम रहते हैं, वहाँ की अपनी कुछ संस्कृति होती है। क्षेत्र के आधार पर जब हम विभिन्न समूहों की परिस्थिति संबंधी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं तो हमें विभिन्न सामाजिक घटनाओं के बीच तुलना करने में सुविधा हो जाती है ना। अगर हम दो क्षेत्रों को ले रहे हैं तो वहाँ की दो क्षेत्र हैं, वहाँ की जब हम सांस्कृतिक व्यवस्था को देखेंगे तो वहाँ की सामाजिक संरचना को समझने का प्रयास करेंगे, और ये सामाजिक संरचना को जब हम समझेंगे तो हम दो क्षेत्र वाली सामाजिक संरचना का यहाँ पर क्या करेंगे, तुलना करेंगे, है ना। कि मतलब आप खुद देखते होंगे कि जो आप उत्तर प्रदेश यूपी में रहते हैं, जो लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं, और इसके अलावा जो उत्तराखंड में लोग रहते हैं, है ना, दक्षिण भारत की जो संस्कृति है वहाँ पर देखिए सबके जो संस्कृति है वो भिन्न भिन्न है, उनके जो नियम है, प्रतिमान है, वो भी अलग अलग हैं, अलग अलग आपको दिखाई देंगे, और उनकी जो सामाजिक संरचना है वो भी अलग अलग दिखाई देगी, है ना। कहीं पितृ सत्तात्मक संरचना है, कहीं मातृ सत्तात्मक संरचना है, तो इस तरह की जो संरचना है वहाँ पर विभिन्नता दिखाई देती है। विवाह के जो नियम होते हैं वहाँ पर भी अगर तुलना करते हैं, विवाह संस्था की अगर आप तुलना करते हैं तो वहाँ पर भी भिन्नता प्रकट होती है। यही क्षेत्र विशेष में राधा कमल मुखर्जी जो है वो समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जनसंख्या तथा रहन सहन के प्रतिमान, इसका तात्पर्य यह है कि अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या का आकार क्या है, जनसंख्या का घनत्व क्या है, जनसंख्या जो भी वहाँ पर है क्षेत्र विशेष में, उनका श्रम विभाजन किन आधारों पर किया गया है ना। तो और उसकी जो गतिशीलता है, जो वहाँ पर गतिशीलता है, चाहे स्थानीय हो चाहे बहरी हो, है ना, तो वो गतिशीलता किस प्रकार की है वहाँ पर, तो ये भी एक विशेषताएं हैं। और दूसरे क्षेत्र की विशेषताएं इससे किस तरह से भिन्न हैं ये भी देखने को हम यहाँ पर तुलना कर सकते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ग्रामीणों में जो स्थानीय गतिशीलता है वो अधिक पाई जाती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में गतिशीलता बाहरी क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार का जो श्रम विभाजन भी अगर हम देखते हैं तो वहाँ भी इसी तरह का रूप दिखाई देता है। और जो जनसंख्या का घनत्व है नगरीय और ग्रामीण व्यवस्था में आप देख लीजिए दोनों का अलग अलग होता है। ग्रामीणों में जनसंख्या का घनत्व जहाँ कम पाया जाता है, नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। समुदाय की संरचना, इसके अनुसार मुखर्जी बोलते हैं कि पारिस्थितिकी शास्त्रीय दशाएं ही समुदाय में भिन्न व्यक्तियों की परिस्थिति और उनकी सामाजिक संस्थाओं और विशेषताओं को निर्धारित करती हैं, है ना। कोई भी जो सामाजिक परिस्थिति है वो वहाँ के जो विश्वास हैं, आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर आदिवासी जनजाति को देखें तो आदिवासी जनजाति लोकतंत्र में की अपेक्षा अपनी जो खुद के जो राजनीति है ना, गोत्र और मुखिया, तो इस तरह के विश्वासों को अधिक मान्य देती है। तो दो क्षेत्रों में विश्वासों में उनकी संस्कृति क्या कहती है, वहाँ क्या प्रतिमान है, इस पर निर्धारित होती है। सामाजिक परिस्थिति के बारे में डॉक्टर मुखर्जी बोलते हैं कि जो सामाजिक परिस्थिति है व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति निर्धारित करती है कि सामाजिक जो सामाजिक संरचना है उसमें जो संस्थाएं हैं वो उन व्यक्तियों को क्या भूमिकाएं प्रदान कर रही हैं। उसी से उसकी व्यक्ति की जो परिस्थिति है उसको समझा जाता है और व्यक्ति के जीवन में जो जीवन में मिलने वाले अधिकार और अवसर उसी के अनुरूप निर्धारित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बोलें तो अगर हम राजा के मतलब राजा के पुत्र की बात करें तो वहाँ पर राजा का जो पुत्र होता है उसको उसी प्रकार के अवसर मिलते हैं, युवराज बनता है, बाद में उसे अच्छा राजा बनना होता है। तो अगर हम किसान की बात करते हैं तो किसान का पुत्र को जो अवसर मिलेंगे वो कृषि व्यवसाय के रूप में ही अवसर मिलते हैं। तो राधा कमल मुखर्जी ये यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो व्यक्ति की जो सामाजिक संरचना में जो व्यक्ति की परिस्थिति होती है वो ये निर्धारित करती है कि उसके जीवन में क्या अवसर होंगे और उसके क्या अधिकार होंगे, ये निर्धारित यहाँ पर करती है। और राधा मुखर्जी जो है ये यही समझाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। पारिस्थितिकी प्रक्रियाएं सामाजिक पारिस्थितिकी गतिशीलता, स्तरीकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक संतुलन को प्रभावित करती है। जो ये प्रक्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को प्रभावित करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्तरीकरण देख लीजिए, गाँव के जो नगर हैं, नगरों की अपेक्षा गाँव में जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। सहयोग भी गाँव में ज़्यादा देखने को मिलता है, नगरों में कम, है ना। तो उसके बाद प्रतिस्पर्धा शहरों में ज़्यादा देखने को मिलती है, गांव में उतनी प्रतिस्पर्धा है आपस में वो कम देखने को मिलती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जो सामाजिक संतुलन है उसको प्रभावित करती हैं। डॉक्टर मुखर्जी सामाजिक जो पारिस्थितिकी है उसके दो प्रकार बतलाते हैं। कौन कौन से हैं? व्यवहारिक पारिस्थितिकी और सामुदायिक पारिस्थितिकी। व्यवहारिक पारिस्थितिकी क्या है? व्यवहारिक पारिस्थितिकी पर बल देते हुए मुखर्जी कहते हैं कि मानव प्रकृति का दास नहीं है, ठीक है, अपितु उसका एक सहयोगी है। इसमें मानवीय जनसंख्या, प्राकृतिक साधन, वनस्पति और पशु जगत के बीच जो पारिस्थितिकी संतुलन है इसमें अध्ययन किया जाता है। जो मानवीय जनसंख्या है, प्राकृतिक साधन है, किसी भी क्षेत्र के आप देख लीजिए वहाँ की जनसंख्या क्या है, उनके प्राकृतिक संसाधन क्या है, पशु जगत, वहाँ का जो पशु जगत है, वहाँ जंगल है, जो भी वहाँ पशु पाए जाते हैं, वहाँ की वनस्पति कैसी है, उनके और मानव के बीच में किस प्रकार का संतुलन स्थापित है, इसमें इस प्रकार की चर्चा की जाती है। सामुदायिक पारिस्थितिकी में मानव भूगोल, मानव जीवशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज मनोविज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ पारिस्थितिकी संबंधों और आपसी अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अंत में डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी पुस्तक में पश्चिमी विचारकों की मान्यताओं से भिन्न देकर
सामाजिक पारिस्थितिकी विज्ञान को उपयोगिता को स्पष्ट करते हैं, है ना। कुल मिलाकर आप यहाँ पे ये कह सकते हैं जो डॉक्टर मुखर्जी का दो सेकेंड कॉन्सेप्ट है वो बहुत मूल्यवान है समाजशास्त्र के क्षेत्र में, क्योंकि अब इससे पहले किसी ने भी जो सामाजिक जो इकोलॉजी है उसको सामाजिक समाजशास्त्रीय दृष्टि से किसी ने नहीं देखा है। भारत के, अगर भारत की हम बात करें तो सबसे पहले राधा कमल मुखर्जी ने ही सोशल इकोलॉजी के बारे में बात की, उसके बारे में उसमें क्या अध्ययन आपको करना है इसके बारे में बताया है। तो आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आपको सोशल इकोलॉजी और जो आप पढ़ाया गया है इसके बारे में आपको पूरा तरह आपको नॉलेज हो गई होगी। और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन होता है आपके मन में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं रखते हैं। और जिन लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया है उनको मैं थैंक यू दिल से बोलती हूँ। और आप लोग इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।